हम सभी इन्वेस्टर्स ने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में कई बार ऑप्शंस का नाम सुना है और ऑप्शंस को फ्यूचर्स के साथ आपने सुना होगा, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ये ऑप्शंस क्या होते हैं, ऐसा क्वेश्चन हमारे माइंड में कई बार आया, लेकिन कहीं पे भी हमें सही से समझ नहीं आ पाता कि ऑप्शंस में क्यों इतना ज़्यादा रिस्क होता है। क्यों इन्वेस्टर्स कहते हैं कि ऑप्शंस में आपको या तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा या फिर बहुत ज़्यादा लॉस झेलने को मिल सकता है। क्या होता है एग्जैक्टली, ऑप्शंस काम कैसे करता है और ये नॉर्मल मार्केट ऑर्डर से कैसे अलग है। आज के इस वीडियो में हम ऑप्शंस के बारे में, ऑप्शंस के कितने प्रकार होते हैं, एक ऑप्शन का प्राइस पे जो रिस्क होता है वो किन किन वेरिएबल्स पे डिपेंड होता है, ये सभी चीज़ें विस्तार में समझने वाले हैं। नमस्कार, आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार। मैं शुभम बिष्ट स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है TYSM स्टॉक इन्फो। आज का ये बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का 10th वीडियो, जिसमें हम ऑप्शंस के बारे में डिटेल में हर एक बात करने वाले। सबसे पहले शुरू करते हैं कि ऑप्शंस होता क्या है। आप मान लीजिए ऑप्शन एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा डेरिवेटिव, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, एक बायर की और एक सेलर की। अब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आपको, वो सभी इन्वेस्टर्स जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड करने वाले हैं, उनको एक राइट देता है कि वो सभी इन्वेस्टर वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जिस सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा उस सिक्योरिटी को बाय कर सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं किसी एक स्पेसिफिक रेट पे और उस एक्सपायरेशन ड्यूरेशन से पहले पहले। हर एक ऑप्शन का एक मैच्योरिटी डेट या एक एक्सपायरी डेट होता है, जिस एक्सपायरी डेट के अंतर्गत आपको उस ऑप्शन की राइट्स को यूज कर लेना होता है। अगर आप उसको यूज नहीं करते हो तो ये जो राइट्स आपको दिए जा रहे हैं ऑप्शंस के द्वारा, उसके बदले में आपसे एक प्रीमियम अमाउंट एडवांस में लेते हैं। अब ये जो प्रीमियम अमाउंट है, ये प्रीमियम अमाउंट आपको वापस मिलता है अगर आप उस राइट्स को एक्सरसाइज कर लेते हो। अगर आप उन राइट्स को यूज नहीं करते और ये एक्सपायरेशन डेट उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का पूरा हो जाता है तो आपको वो प्रीमियम अमाउंट नहीं मिलता और वो आपका प्रीमियम अमाउंट का लॉस हो जाता है। अब ये होता है ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में आपको एक स्ट्राइक प्राइस दिया जाता है। स्ट्राइक प्राइस कह लीजिए, सेट प्राइस कह लीजिए, ग्रांट प्राइस कह लीजिए या एक्सरसाइज प्राइस कह लीजिए। एक ऐसा प्राइस जो कि आपके लिए वो फिक्स हो गया है। एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूं। मान लीजिए आप लोग एक कंपनी एक्स है जिसका प्राइस अभी 100 रुपीज है और आपने और किसी सेलर ने मिलके एक ऑप्शन में भाग लिया है। अब आपको जो स्ट्राइक प्राइस मिला है वो 100 रुपीज का मिला है, क्योंकि एट दैट मोमेंट, जिस मोमेंट पे वो कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ, उस मोमेंट पे जो स्ट्राइक प्राइस था, जो शेयर का प्राइस था, करंट प्राइस, वो 100 रुपीज था। अब मान लीजिए उसका ड्यूरेशन, जो आपका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, उसका ड्यूरेशन 2 मंथ्स का है, लेकिन पहले महीने में ही विद इन 30 डेज आप मान के चलिए, हो सकता है कंपनी एक्स का प्राइस 100 से 200 हो गया। अब आपके पास वो राइट है कि आप उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को यूज करके उस शेयर को या तो परचेज कर सकते हो। अगर आपका एक कॉल ऑप्शन है तो आप उस शेयर को परचेज कर सकते हो 100 रुपए में। जो आपका पुराना स्ट्राइक प्राइस था उस पर आप परचेज कर सकते हो, तो आपको 100 रुपए में शेयर मिल जाएंगे और आपका जो अभी करंट प्राइस है शेयर का, जो कि 200 रुपए है, उस पर आप सेल कर सकते हो। तो ये जो 100 और 200 के बीच का डिफरेंस आया, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स आप परचेज करोगे वो आपका फ्लैट प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसमें जो प्रॉफिट होता है उसका कोई लिमिट नहीं होता, लेकिन अगर आपको लॉस होता है तो आपका प्रीमियम अमाउंट का लॉस हो जाता है, उससे ज्यादा लॉस नहीं होता बायर को, बायर ऑफ कॉल ऑप्शन या फिर बायर ऑफ पुट ऑप्शन को। लेकिन जो सेलर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कॉन्ट्रैक्ट में 2 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, एक बायर की और एक सेलर की। तो सेलर का लॉस का कोई लिमिट नहीं होता, बायर का प्रॉफिट का कोई लिमिट नहीं होता। ये बात कांस्टेंट आप याद रख सकते हो, चाहे वो कॉल ऑप्शन है चाहे वो पुट ऑप्शन है। बायर का मैक्सिमम लॉस होता है उसका प्रीमियम, और सेलर का लॉस का कोई लिमिट नहीं होता, लेकिन सेलर का मैक्सिमम प्रॉफिट होता है उसका प्रीमियम अमाउंट। अब ऑप्शंस में और क्या क्या चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शंस में एक तो एक्सपायरेशन डेट होता है, जो कि आपको पता होनी चाहिए कि किस डेट के अंतर्गत, किस ड्यूरेशन में आपको उस ऑप्शन की जो राइट्स है उसको यूज कर लेना है। अगर तो जो आपने प्रिडिक्ट किया है, जैसे कि मान लीजिए आपने सोचा ये कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं और आने वाले समय में इसका जो रेट है वो इंक्रीज करने वाला है, तो एज अ बायर आप उसमें इंट्रोड्यूस हो सकते हो, क्योंकि बायर
कॉल ऑप्शंस में हमेशा बायर बुलिश होता है, बुलिश यानी कि वो सोचता है कि ये जो शेयर का प्राइस है वो ऊपर जाएगा, और पुट ऑप्शंस में हमेशा जो बायर होता है वो बियरिश होता है। पुट ऑप्शंस में बायर चाहता है कि ये जो स्टॉक का प्राइस है ये आने वाले समय में नीचे जाने वाला है, इसलिए उसको बियरिश कहते हैं पुट ऑप्शंस में। अभी ऑप्शंस में एक प्रीमियम अमाउंट बायर को पे करनी होती है, चाहे वो कॉल ऑप्शन का बायर हो चाहे वो पुट ऑप्शन का बायर हो, उसे एक प्रीमियम अमाउंट पे करनी होती है। क्यों पे करनी होती है? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको कुछ स्पेसिफिक राइट्स दे रहा है कि आप किसी भी सिक्योरिटी को, अब वो सिक्योरिटी शेयर भी हो सकता है, म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, ईटीएफ भी हो सकता है, तो आप किसी भी सिक्योरिटी को जो वो कॉन्ट्रैक्ट जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसको खरीद या फिर बेच सकते हो, करंट मार्केट प्राइस पे नहीं, स्ट्राइक प्राइस पे। जो प्राइस आपने जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट लिया था उस टाइम पे जो प्राइस था उस प्राइस पे आप खरीद या फिर बेच सकते हो, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपका कॉल ऑप्शन है तो आप खरीद सकते हो, अगर आपका पुट ऑप्शन है तो आप बेच सकते हो स्ट्राइक प्राइस पे आगे आने वाले समय में, यानी कि एक्सपायरेशन डेट से पहले पहले आप कभी भी इस राइट्स को अपना सकते हो। अब ये राइट्स, आपको जो स्पेशल राइट्स दिए गए हैं, इसके लिए एक एडवांस प्रीमियम अमाउंट लिया जाता है ऑप्शंस में। अब ये उदाहरण में जो मैंने आपको दो टाइप्स बताए, यही ऑप्शंस के दो मेजर प्रकार होते हैं। एक होता है कॉल ऑप्शन, दूसरा होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन के अंदर भी बायर और सेलर दो लोग होते हैं, पुट ऑप्शंस में भी बायर और सेलर दो लोग होते हैं। जब तक बायर और सेलर नहीं मिलेंगे तब तक एक ऑप्शन क्रिएट नहीं होता। अकेला बायर एक ऑप्शन नहीं बना सकता, अकेला सेलर एक ऑप्शन नहीं बना सकता, दो लोगों की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। और क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत ह्यूज है, बहुत करोड़ों में लोग हैं, तो हो सकता है किसी का माइंडसेट ऐसा हो किसी एक कंपनी के लिए कि इसका शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, और कोई एक ऐसा सोच रहा हो कि नहीं, इसका प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे रहेगा या उतने पे ही रहेगा, तो वो सेलर बन जाता है। और दूसरा जिसको बियरिश या बुलिश मूवमेंट का आभास हो रहा है वो बायर बन जाता है। अब इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे रिस्क के बारे में। कुछ ग्रीक टर्म्स हैं, कुछ ग्रीक टर्म्स को यूज किया जाता है ऑप्शन के प्राइस की रिस्क को कंपेयर करने के लिए, उसके टाइम के साथ, उसके प्राइजेस के साथ, उसके वोलेटिलिटी के साथ और उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कुछ ग्रीक टर्म्स को यूज किया जाता है। पहले उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेल्टा की। डेल्टा एक ऐसा ग्रीक टर्म है जिसे स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि डेल्टा बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन का प्राइस एज कंपेयर टू $1 चेंज इन द सिक्योरिटी और द अंडरलाइंग एसेट। यानी कि जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जिस सिक्योरिटी को, जिस एसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके $1 चेंज होते ही ऑप्शन का प्राइस कितना चेंज होगा उसको डेल्टा रिप्रेजेंट करता है। डेल्टा जितना ज्यादा होगा, यानी कि स्टॉक के प्राइस से या फिर सिक्योरिटी के प्राइस के मूवमेंट से, उतना ज्यादा ऑप्शन के प्राइस में मूवमेंट आने वाला है, उतना ज्यादा वोलेटाइल वो होने वाला है। तो डेल्टा हमेशा रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन का प्राइस एज कंपेयर टू $1 चेंज इन द अंडरलाइंग सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब डेल्टा को कौन रिप्रेजेंट करता है? डेल्टा को गामा रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा दूसरा टर्म है। गामा एक ऐसा ग्रीक टर्म है जो कि हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा बताता है। गामा एक सेकंड डेरिवेटिव है, एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो कि फर्स्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि डेल्टा को रिप्रेजेंट करता है। गामा ये बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा विद $1 चेंज इन द अंडरलाइंग सिक्योरिटी प्राइस, यानी कि जिस कॉन्ट्रैक्ट, जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, वो जिस भी सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस भी सिक्योरिटी या एसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस सिक्योरिटी के $1 ऊपर या नीचे होने से डेल्टा में कितने चेंजेस आएंगे, ये गामा रिप्रेजेंट करता है। गामा एक दूसरा ग्रीक टर्म है। अब गामा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो ये बताएगा कि स्टॉक उतना ज्यादा वोलेटाइल है, कि सिक्योरिटी के $1 ऊपर या नीचे होने से कितना ज्यादा चेंजेस ऑप्शन के प्राइस में आ सकते हैं, ये गामा बताता है। अब इसको अक्सर हेजिंग एक कंसेप्ट होता है जिसका बहुत जल्द हम अपने एफए फंडामेंटल एनालिसिस के वीडियोस में उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। हेजिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें डेल्टा और गामा न्यूट्रल पोजीशन पे लाकर ट्रेड की जाती है। तो हेजिंग में भी ज्यादातर डेल्टा और गामा को यूज किया जाता है। अब इसके बाद तीसरा टर्म समझते हैं जो कि है थीटा।
थीटा रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ द ऑप्शन प्राइस एज कंपेयर टू द टाइम इंटरवल। टाइम कौन सा? एक्सपायरेशन टाइम। इसको ऑप्शन डीके रेट भी कहते हैं, ऑप्शन टाइम डीके के नाम से भी थीटा को जाना जाता है। ऑप्शन के प्राइस की वैल्यू डिक्रीज होती है एज द टाइम ऑफ एक्सपायरेशन डिक्रीजेस। जैसे जैसे ऑप्शन का जो एक्सपायरेशन टाइम है वो डिक्रीज होता है, वैसे वैसे थीटा की जो वैल्यू है उस हिसाब से ऑप्शन का प्राइस भी डिक्रीज होता है। मान लीजिए थीटा की वैल्यू 0.10 है और टाइम अगर एक दिन डिक्रीज हुआ तो जो ऑप्शन की प्राइस की वैल्यू है वो -$0.10 हो जाएगी। इस तरीके से थीटा रिप्रेजेंट करता है कि जितना टाइम इंटरवल कम हो रहा है, एक्सपायरेशन डेट पास आती जा रही है, उतना ऑप्शन का जो प्राइस है वो डिक्रीज होता रहता है। तो ये था थर्ड टर्म थीटा। फोर्थ टर्म की बात करते हैं जो कि है RHO, रो रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज इन ऑप्शंस प्राइस। ऑप्शन के वैल्यू में कितना चेंज आने वाला है एज कंपेयर टू 1% चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी। मान लीजिए अगर सिक्योरिटी का जो रेट है वो 1% से इंक्रीज करता है तो ऑप्शन की वैल्यू भी उस हिसाब से इंक्रीज करने वाली है। ये होता है रो, ये हमारा फोर्थ ग्रीक टर्म है। इसी के अलावा फिफ्थ टर्म की बात करें जो होता है वेगा। वेगा रिप्रेजेंट करता है चेंज इन ऑप्शंस वैल्यू एज कंपेयर टू द वोलैटिलिटी ऑफ द स्टॉक या फिर सिक्योरिटी। जिस भी सिक्योरिटी को वो कॉन्ट्रैक्ट ट्रैक कर रहा है उसमें जितना चेंज आता है वोलैटिलिटी में, जितना परसेंटेज चेंज होता है वोलैटिलिटी में, उस हिसाब से ऑप्शन की वैल्यू भी उतना कम या फिर ज्यादा होती है। इसी के अलावा कई सारे ग्रीक टर्म्स और भी होते हैं लेकिन वो सेकंड और थर्ड डेरिवेटिव्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे गामा है जो कि चेंज इन डेल्टा बताता है, उसी प्रकार से कई सारे ग्रीक टर्म और होते हैं जो कि सेकंड और थर्ड डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे कि स्पीड, कलर, एप्सिलॉन, वोमा, कॉमा, इस तरीके से कई सारे ग्रीक टर्म्स और भी होते हैं। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ ऑप्शंस को डिटेल में। हमने बात करी थी शुरुआत में कि दो तरह के ऑप्शंस होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बायर ऑफ कॉल ऑप्शन की। वो इन्वेस्टर, वो ट्रेडर जो कि इसको होल्ड करने वाला है एज अ बायर ऑफ कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन आपको एक राइट देता है कि आप उस सिक्योरिटी को, कौन सी सिक्योरिटी जो उस कॉन्ट्रैक्ट में रिप्रेजेंट कर रही है, उस सिक्योरिटी को बाय कर सकते हो स्ट्राइक प्राइस पे एक्सपायरेशन डेट से पहले पहले। अब उसके लिए आपको एक प्रीमियम अमाउंट एडवांस में पे करना होगा। अब एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, ये जो बायर होते हैं कॉल ऑप्शंस के या फिर पुट ऑप्शन के, जो बायर होते हैं वो जो प्रीमियम अमाउंट पे करते हैं वो प्रीमियम अमाउंट सेलर को दे दी जाती है। ये आप पहली बात समझ लीजिए, सेलर को वो प्रीमियम अमाउंट मिल जाती है। अब बायर को कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट कब होगा? अगर बायर को ये राइट मिला है कि वो स्ट्राइक प्राइस पे इस सिक्योरिटी को, मान लीजिए शेयर है, तो इस शेयर को परचेज कर सकता है, तो उसको प्रॉफिट कब होगा? जब वो ज्यादा में बेचेगा। यानी कि अगर शेयर का प्राइस इंक्रीज होता है तब जाके अगर वो कम रेट पे परचेज करके ऊपर करंट मार्केट प्राइस पे बेचता है तो ये जो बीच का डिफरेंस है ये उसका प्रॉफिट हुआ। तो बायर ऑफ कॉल ऑप्शंस आर ऑलवेज बुलिश। बुलिश मतलब उनको एक्सपेक्टेशंस रहती है कि ये जो शेयर प्राइस है ये बाद में जाके इंक्रीज करने वाला है, इसीलिए वो कॉल करते हैं ऑफ कॉल ऑप्शन। वो बायर होते हैं कॉल ऑप्शन के, उनको एक राइट मिला है कि वो फ्यूचर की किसी डेट में, लेकिन एक्सपायरेशन डेट से पहले पहले स्ट्राइक रेट पे किसी एक शेयर को परचेज कर सकते हैं और उस समय जब वो परचेज करेंगे तो उस टाइम पे जो करंट मार्केट प्राइस होगा उस पे वो सेल कर सकते हैं। अब ये जो बीच का प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट ऑफ बायर ऑफ कॉल ऑप्शन। अब ऐसा केस जिसमें उनका जो प्रिडिक्शन है कि वो जो शेयर का प्राइस है वो ऊपर जाएगा, अगर वो नहीं जाता तो उस केस में मान के चलिए शेयर प्राइस उल्टा डिक्रीज हो गया, तो उस केस में उनको कुछ पेमेंट सामने से नहीं करना है, उनको अपनी जेब से पेमेंट नहीं करना होता। अगर वो अपने जो राइट्स हैं, जो ऑप्शंस उनको राइट दे रहा है कि वो खरीद सकते हैं, वो ऑब्लिग नहीं करता है। ये एक राइट देना उनकी चॉइस है। जो कॉल ऑप्शन का होल्डर होता है सिर्फ उसको राइट मिलती है, वो लीगली बाउंड नहीं है कि उसको वो एक्सरसाइज करना ही करना है, यानी कि उसको वो राइट्स को यूज करना ही करना है, उसको वो परचेज करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। उसको चॉइस मिलती है, वो ऑब्लिग नहीं है, उसको लीगली बाउंड नहीं किया गया है कि उसको करना ही पड़ेगा। अगर उस शेयर का प्राइस डिक्रीज हो जाता है और उसके एक्सपेक्टेशन के आधार पे वो शेयर प्राइस ऊपर नहीं जाता, उस केस में वो उसको एक्सरसाइज ही नहीं करेगा, जिससे जो उसने प्रीमियम अमाउंट पे किया है वो उसका लॉस हो जाएगा। और अगर वो शेयर प्राइस ऊपर जाता है और वो उस टाइम पे
स्ट्राइक प्राइस पे जाके उसको खरीद लेगा और जो करंट मार्केट प्राइस है उस पर बेच देगा, तो ये जो प्रॉफिट है प्लस जो उसका प्रीमियम अमाउंट है प्लस जो उसके ब्रोकरेजेस चार्जेस लगे हैं, ये पूरा मिला के जो टोटल अमाउंट हुआ वो उसका प्रॉफिट हो जाता है। इसमें आप समझ सकते हैं कि ये जो अपसाइड पोटेंशियल है ये इनफाइनाइट है। अपसाइड कितना भी प्रॉफिट हो सकता है, डाउनसाइड एक कॉल ऑप्शन के बायर के लिए डाउनसाइड जो है वो लिमिटेड रहता है, यानी कि सिर्फ प्रीमियम अमाउंट का ही लॉस होने वाला है, उससे ज्यादा लॉस एक कॉल ऑप्शन के बायर को नहीं होता। अब बात करते हैं सेकंड, सेलर ऑफ कॉल ऑप्शन की। कॉल ऑप्शन का सेलर हमेशा बियरिश सेलर होगा। क्यों बियरिश होगा? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये जो शेयर प्राइस है, ये शेयर प्राइस ऊपर नहीं जाने वाला, ये शेयर प्राइस या तो उतना ही रहेगा या फिर वो डिक्रीज होगा। तो वो एज अ सेलर कॉल ऑप्शन के एज अ सेलर में इंट्रोड्यूस होता है। सेलर है इसीलिए जो प्रीमियम अमाउंट बायर ने पे किया था वो सीधा सेलर को मिल जाता है। सेलर का जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो सिर्फ ये प्रीमियम अमाउंट ही है, उससे ज्यादा प्रॉफिट उसको नहीं मिलता, चाहे इसमें कुछ हो या ना हो। बायर के केस में कुछ भी हो, लेकिन सेलर को प्रॉफिट मैक्सिमम उसका प्रीमियम अमाउंट जो मिला वही है। लेकिन सेलर का जो लॉस है वो कुछ भी हो सकता है। जैसे बायर का प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है, वैसे ही सेलर का लॉस कुछ भी हो सकता है। कैसे? अगर मानिए बायर ने जो प्रिडिक्शन किया था कि शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, तो यहां पर बायर जो है वो स्ट्राइक प्राइस पे परचेज करेगा, बाय करेगा उन शेयर्स को, तो उस केस में सेलर को स्ट्राइक प्राइस पर उन शेयर्स को सेल करना पड़ेगा। अब सेलर के पास हो सकता है पोर्टफोलियो में उस कंपनी के शेयर हो सकता है ना हो। अगर शेयर्स हैं ऑलरेडी सेलर के पास, अगर पोर्टफोलियो में उस कंपनी के शेयर्स हैं, तो उसे स्ट्राइक प्राइस पे बायर को उन शेयर्स को बेचना पड़ेगा। अगर सेलर के पास वो शेयर्स नहीं है तो सेलर को करंट मार्केट प्राइस पे उतने शेयर्स खरीद कर स्ट्राइक प्राइस पे उस बायर को वो सेल करने पड़ेंगे। सेलर ऑब्लिग्ड हो जाता है, सेलर के पास कोई और चॉइस नहीं है, ये लीगली बाउंड हो चुका है कि इन द अपसाइड ऑफ बायर, अगर बायर का डिसीजन सही होता है तो सेलर को या तो अपने पोर्टफोलियो से देना पड़ेगा उस कंपनी के शेयर, या फिर अगर उसके पास नहीं है तो उसको करंट मार्केट प्राइस पे वो शेयर को परचेज करके स्ट्राइक प्राइस पे उस बायर को वो शेयर्स देने होंगे। वो ऑब्लिग हो जाता है, वो लीगली बाउंड हो जाता है। तो सेलर का जो लॉस है, लॉस पोटेंशियल है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेलर का जो प्रॉफिट है वो सिर्फ प्रीमियम अमाउंट है। बायर कॉल ऑप्शन, अभी हम कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं, कॉल ऑप्शन का जो बायर है उसका प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है, लेकिन लॉस सिर्फ प्रीमियम अमाउंट का ही होगा। ये था आपका कॉल ऑप्शन। अब बात करते हैं पुट ऑप्शन के बारे में। जस्ट कॉल ऑप्शन का उल्टा, पुट ऑप्शन आपको एक राइट देता है। पुट ऑप्शन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको राइट देता है कि आप स्ट्राइक प्राइस पे किसी भी सिक्योरिटी को सेल कर सकते हो। अब इसको शॉर्ट सेलिंग के कंसेप्ट से भी आप समझ सकते हो। सेलिंग करना यानी कि अगर मान के चलिए इसके जो बायर्स होते हैं वो बियरिश होते हैं, जो भी पुट ऑप्शन को बाय करते हैं वो बियरिश होते हैं। बियरिश यानी कि वो ऐसा प्रिडिक्ट करते हैं कि कोई एक स्टॉक का जो प्राइस है वो फ्यूचर में नीचे जाने वाला है, तो नीचे जाएगा तो वो लोग क्या करेंगे, जो स्ट्राइक रेट है उस पर सेल करते हैं और जो करंट रेट है उस पर परचेज करते हैं। तो ये जो डिफरेंस हुआ ये उनका प्रॉफिट होता है। वापस से सुनिए, जो पुट ऑप्शंस के बायर होते हैं उनको ये राइट मिलता है कि वो स्ट्राइक रेट पे सिक्योरिटीज को सेल कर सकते हैं और जो उनका करंट मार्केट प्राइस होगा उस पर जाके वो बाय कर लेंगे। तो बायर ऑफ पुट ऑप्शन के पास वो राइट है कि उनको एक स्ट्राइक प्राइस दे दिया गया है। अगर फ्यूचर में जाके उनकी प्रेडिक्शन सही होती है और करंट मार्केट प्राइस उस शेयर का नीचे जाता है तो वो इस रेट पे शेयर्स को सेल करेंगे और इस रेट पे शेयर्स को वापस से बाय कर लेंगे। तो जो प्रॉफिट होगा इनवर्स मार्केट का प्रॉफिट, ये आप समझ सकते हैं। जब मार्केट नीचे गिरता है तो गिरते हुए मार्केट से, बियरिश मार्केट से कैसे प्रॉफिट कमाना है, तो पुट ऑप्शन के बायर्स बियरिश मार्केट से पैसे इस तरीके से कमा सकते हैं। अब सेम इस केस में भी जो बायर है पुट ऑप्शन के, उनका लॉस पोटेंशियल कितना होगा, सिर्फ उनका प्रीमियम अमाउंट, लेकिन प्रॉफिट कितना होगा अगर उनकी प्रेडिक्शन सही होती है और वो शेयर का प्राइस नीचे जाता है, उस सिक्योरिटी का प्राइस नीचे जाता है, तो इनका जो प्रॉफिट है वो जब वो उस राइट को यूज करेंगे उस टाइम पे जो भी डिफरेंस बनेगा वो उनका प्रॉफिट। अब वो किस तरीके से इसको यूज करेंगे, मान के चलिए कि उनकी प्रेडिक्शन सही हो गई और जो शेयर का प्राइस था वो डिक्रीज हुआ, तो उनका काम है कि वो स्ट्राइक रेट पे पहले शेयर्स को सेल करेंगे। अब ये स्ट्राइक रेट पे सेल किसे करेंगे,
सेलर ऑफ पुट ऑप्शन, जो उनके अगेंस्ट में सेलर होगा पुट ऑप्शन का, उससे वो ऑब्लिग्ड हो चुका है। हमेशा सेलर जो होता है वो ऑब्लिग्ड होता है। इस केस में भी अगर बायर की जो कंडीशंस है, बायर का जो प्रिडिक्शन है वो सही होता है और बायर अपनी राइट्स को एक्सरसाइज करता है, अपनी राइट्स लेना चाहता है, तो उसे स्ट्राइक रेट पे अब उस सिक्योरिटी को सेल करना है। सेल करेगा तो कोई परचेस करने वाला होना चाहिए, तो सेलर ऑब्लिग हो जाता है कि उसे ज्यादा रेट पे, यानी कि जो स्ट्राइक रेट था, जो पहले वाला रेट था, उस रेट पे इस बायर से वो सारे शेयर्स को परचेज करना पड़ता है और उसके बाद सेलर चाहे तो उसको होल्ड करे, सेलर चाहे तो उसको सेल कर दे। सेल करेगा तो जो करंट मार्केट प्राइस है, जो गिरा हुआ प्राइस है, उस पे उसको सेल करना पड़ेगा, तो जो इसका लॉस डिफरेंस हुआ वो आप समझ सकते हैं। अब उसी प्रकार से बायर ने, जो पुट ऑप्शन का बायर है, उसने जब स्ट्राइक प्राइस पे शेयर्स को सेल किया और करंट मार्केट प्राइस पे वापस से बाय कर लिया, तो ये बायर का प्रॉफिट हो गया। और इसमें जो सेलर हैं, जिन्होंने उनसे स्ट्राइक रेट पे परचेज किया, अब वो यहां पर फंस जाते हैं। या तो उन्हें बेचना पड़ेगा या फिर उन्हें होल्ड करना पड़ेगा। अगर होल्ड करते हैं तो फ्यूचर पे डिपेंड करता है कि आगे जाके क्या उसका रेट वापस इंक्रीज होगा कि नहीं। अगर सेल करना चाहते हैं तो करंट मार्केट प्राइस तो ऑलरेडी डाउन है, अगर उस पे सेल करेंगे तो उनका लॉस हो जाता है। अपसाइड पोटेंशियल सेलर का क्या होगा पुट ऑप्शंस के केस में, कि उनको मैक्स टू मैक्स प्रीमियम अमाउंट मिल जाएगा जो कि बायर ऑफ पुट ऑप्शन ने पेमेंट किया है। इनका भी, सेलर का इस केस में भी जो अपसाइड पोटेंशियल है वो लिमिटेड है, डाउन साइड पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो हमेशा जो बायर होता है ऑप्शन का, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो चाहे वो पुट ऑप्शन हो, बायर हमेशा सेफ रहता है और जो सेलर होता है उसका अपसाइड पोटेंशियल सिर्फ प्रीमियम अमाउंट है और डाउन साइड पोटेंशियल कितना भी हो सकता है। तो ये था आपका ऑप्शंस का डिटेल्ड वीडियो। आशा करता हूं आपको टाइप्स ऑफ ऑप्शंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। रिस्क अटैच्ड विद ऑप्शन प्राइसेस, वो आप ग्रीक टर्म्स अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। चलिए, आशा करता हूं आपका दिन बहुत अच्छा जाए। नमस्कार।